हेलो दोस्तों, मैं हरीश मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल फाइन आर्ट एजुकेशन पॉइंट में। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर रहे होंगे और जो टॉपिक आपके कमज़ोर हों उन पर आप मेहनत भी कर रहे होंगे। तो आपकी तैयारी को और मजबूत करने के लिए हम आज आपके लिए लेकर के आए हैं द्रविड़ शैली से संबंधित जो प्रश्न एग्जाम में बनते हैं उस पर बात करेंगे। द्रविड़ शैली के लिए सबसे पहले आप एक प्रश्न ये ध्यान रखना कि उड़ीसा के जितने भी मंदिर हैं, उड़ीसा के मंदिर कलिंग शैली के अंतर्गत आते हैं और कलिंग शैली का सीधा संबंध नागर शैली से है। क्योंकि उड़ीसा हमारे दिमाग में ये बना हुआ है कि उड़ीसा के जो मंदिर हैं वो साउथ के हैं, लेकिन नहीं, उड़ीसा साउथ में नहीं, उड़ीसा ईस्ट में है, यानी पूर्वी भारत में उड़ीसा पड़ता है। इसलिए ध्यान रखना, उड़ीसा के मंदिर द्रविड़ शैली के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो आज की वीडियो हम द्रविड़ शैली से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं उन क्वेश्चन को इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, मंदिर निर्माण की द्रविड़ शैली किसके शासनकाल में शुरू हुई थी? तो मंदिर निर्माण की जो द्रविड़ शैली है वो पल्लवों के शासनकाल में शुरू हुई थी और चोलों के शासनकाल में इसका स्वर्णकाल दिखाई देता है। तो पहला है, मंदिर निर्माण की द्रविड़ शैली किसके शासनकाल में शुरू हुई? तो शुरू पल्लव काल, राइट आंसर हो जाएगा पल्लव काल। दूसरा क्वेश्चन, द्रविड़ शैली का स्वर्णकाल किसके शासनकाल में हमें देखने को मिलता है? पहले ही मैंने बता दिया, स्वर्णकाल की जब बात करेगा द्रविड़ शैली तो चोल काल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नागर शैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हमें किस मंदिर में दिखाई देता है? तो नागर शैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण, अब यहाँ भी देखो दो प्रश्न मैंने अभी करा दिए, एक द्रविड़ शैली की शुरुआत की, एक द्रविड़ शैली के स्वर्णकाल की। अब यहाँ हम बात करेंगे नागर शैली का सर्वश्रेष्ठ मंदिर और द्रविड़ शैली का सर्वश्रेष्ठ मंदिर। नागर शैली का सर्वश्रेष्ठ मंदिर खजुराहो का कंदरिया महादेव का मंदिर है। द्रविड़ शैली का सर्वश्रेष्ठ मंदिर बृहदेश्वर मंदिर जो कि तंजौर में स्थित है वो है। तो यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है अभी नागर शैली का सर्वश्रेष्ठ मंदिर, तो राइट आंसर है खजुराहो का कंदरिया महादेव का मंदिर, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रविड़ शैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हमें किस मंदिर में देखने को मिलता है? तो द्रविड़ शैली का जब बात करेगा तो हम लगाएंगे बृहदेश्वर मंदिर जो कि तंजौर में स्थित है, राइट आंसर सी हो जाएगा। मंदिर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस ग्रंथ में हुआ है? अब देखो, इस प्रश्न को देखते ही बहुत लोग हम कंफ्यूज ये होते हैं कि ज़्यादातर जब ऐसे पूछता है तो ज़्यादातर जो आंसर सही होता है वो होता है ऋग्वेद में। लेकिन ध्यान रखना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऋग्वेद में हैं, पहली बार उल्लेख हुआ है, लेकिन मंदिर शब्द का जो पहली बार प्रयोग है वो ऋग्वेद में ना हो करके हमें शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में देखने को मिलता है। तो ये ध्यान रखना कि सब ज़्यादातर ऋग्वेद में है, लेकिन मंदिर शब्द जब भी कभी आए तो आपको ध्यान रखना है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में मंदिर शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है। पल्लवों का समय काल क्या था? पल्लव शासकों के जब समय काल की बात करेगा तो हम लगाएंगे 6वीं से 7वीं शताब्दी के मध्य पल्लवों का शासनकाल बढ़िया था, जो कि उस समय पर पल्लवों के द्वारा चीज़ें बनाई गई, जैसे महाबलीपुरम के रथ मंदिर हो गए, गंगा अवतरण हो गया, सब 7वीं शताब्दी के हैं। तो 6वीं से 7वीं शताब्दी के मध्य पल्लव शासकों का समय था। चोल शासकों का क्या समय था? चोल शासक इनके बाद आते हैं, तो 9वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य हम देखेंगे तो चोल शासकों का जो समय होगा वो 9वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य होगा। पल्लव वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? पल्लव वंश का जो संस्थापक है वो सिंह विष्णु को माना जाता है। ये ध्यान रखना, अच्छा प्रश्न है, क्योंकि वंश के संस्थापक से भी कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। तो पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु को माना जाता है। द्रविड़ शैली के मंदिरों का विकास मुख्य रूप से कितने चरणों में हुआ है? तो द्रविड़ शैली के मंदिरों का जो विकास है मुख्य रूप से 3 चरणों में हुआ है, ठीक। तो राइट आंसर हो जाएगा 3 चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पल्लव शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो पल्लव शासकों की राजधानी जो थी वो कांचीपुरम थी। महाबलीपुरम राजधानी मत लगाना, क्योंकि महाबलीपुरम जो था एक बंदरगाह था, व्यापारिक केंद्र उनका था एक तरीके से कहें, लेकिन राजधानी जो थी वो पल्लव की कांचीपुरम थी, राइट आंसर हो जाएगा कांचीपुरम या कांची। चोल शासकों की राजधानी कहाँ थी? क्योंकि द्रविड़ शैली और पल्लव चोल यही तो मेन है। तो चोल शासकों की जो राजधानी थी वो थी तंजौर, जहां इन्होंने बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था, राइट आंसर तंजौर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कैलाश मंदिर ध्यान रखना एलोरा में भी है और कांची में भी है। तो जो कांची का कैलाश मंदिर है उसका निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय द्वारा कराया गया था, राइट आंसर हो जाएगा नरसिंह वर्मन द्वितीय।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कांची का मुक्तेश्वर मंदिर किसने निर्मित कराया था? कांची के मुक्तेश्वर मंदिर को बनाने का जो श्रेय है वो नंदीवर्मन को दिया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा नंदीवर्मन। पल्लवों द्वारा निर्मित शौर मंदिर, पल्लवों द्वारा शौर मंदिर कहाँ है? तो शौर मंदिर महाबलीपुरम में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा महाबलीपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वीं शताब्दी में किस पल्लव शासक ने महाबलीपुरम नामक शहर की स्थापना की थी? तो महाबलीपुरम नामक शहर की स्थापना हम देखेंगे तो नरसिंहवर्मन प्रथम ने की थी, क्योंकि नरसिंहवर्मन प्रथम वो मामल्ल की उपाधि दी गई थी। उन्होंने अपने नाम से मामल्लपुरम शहर की स्थापना की थी। वही मामल्लपुरम आगे चल करके महाबलीपुरम के नाम से प्रसिद्ध होता है। तो नरसिंहवर्मन प्रथम थे, इन्हें मामल्ल की उपाधि मिली थी और अपने ही नाम पर इन्होंने महाबलीपुरम नगर की स्थापना की थी। राइट आंसर नरसिंहवर्मन प्रथम हो जाएगा। गंगा अवतरण व महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो गंगा अवतरण व महाबलीपुरम के रथ मंदिर का जो निर्माण है ये नरसिंहवर्मन प्रथम ने कराया था। तो राइट आंसर हो जाएगा नरसिंहवर्मन प्रथम। तमिलनाडु के प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कई बार पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखना। तमिलनाडु के प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण जो है ये राजराज चोल द्वारा कराया गया था। राइट आंसर हो जाएगा राजराज चोल। गंगईकोंडा चोलपुरम का निर्माण किस शासक ने करवाया था? गंगईकोंडा चोलपुरम जो है ये बृहदेश्वर मंदिर की अनुकृति मानी जाती है शिव को ही समर्पित, लेकिन इसे बनवाया था राजेंद्र चोल ने। तो राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र चोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु के अर्काट जिले में चिदम्बरम के नटराज मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो चिदम्बरम के नटराज मंदिर की जब बात आएगी तो हम देखेंगे कुलोत्तंग द्वितीय जो थे इन्होंने प्रसिद्ध नटराज मंदिर का निर्माण चिदम्बरम में करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1173 ईस्वी में तमिलनाडु के कुंभकोणम के दारासुरम में स्थित इरावतेश्वर का मंदिर किसने बनवाया था? तो इरावतेश्वर का मंदिर हम देखेंगे तो इरावतेश्वर का मंदिर राजेंद्र द्वितीय द्वारा बनवाया गया था। राइट आंसर राजेंद्र द्वितीय हो जाएगा। कांचीपुरम में स्थित बैकुंठ का पेरुमल मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो कांची में जो बैकुंठ का पेरुमल मंदिर है इसका निर्माण नंदीवर्मन द्वारा कराया गया था। ध्यान रखना नंदीवर्मन बाद के राजा हैं और इनके शासनकाल में छोटे छोटे मंदिर बनाए जाते थे। तो जब मंदिर की निर्माण हम देखेंगे जहाँ छोटे छोटे मंदिर होंगे वो सब नंदीवर्मन के समय के हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा नंदीवर्मन। किस मंदिर के पूर्वी व पश्चिमी गोपुरम, गोपुरम मतलब प्रवेश द्वार, तो पूर्वी और पश्चिमी गोपुरम में नाट्य शास्त्र पर आधारित शिव की नृत्य मुद्रा में 108 प्रतिमाएं उकेरी गई हैं। तो ये 108 प्रतिमाएं नृत्यरत शिव की है। तो चिदम्बरम के नटराज मंदिर जो कि तमिलनाडु के अर्काट जिले में स्थित है, तो इसी में हम देखेंगे नाट्य शास्त्र पर आधारित शिव की नृत्य मुद्रा में 108 प्रतिमाएं उकेरी गई हैं। महाबलीपुरम के रथ मंदिर कब बनाए गए? तो महाबलीपुरम के रथ मंदिर 7वीं शताब्दी में बनाए गए थे। राजराज चोल द्वारा बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कब कराया गया? तो बृहदेश्वर मंदिर का जो निर्माण है वो 11वीं शताब्दी में राजराज चोल द्वारा कराया गया था। प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प गंगा अवतरण का निर्माण कब कराया गया? तो गंगा अवतरण भी हम देखेंगे तो 7वीं शताब्दी का ही है। तो राइट आंसर हो जाएगा गंगा अवतरण और महाबलीपुरम के रथ मंदिर दोनों पूछे तो हमें 7वीं शताब्दी लगाना है। 7वीं शताब्दी लगभग पल्लवों का शासनकाल था। महाबलीपुरम के मंदिरों को यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में कब शामिल किया था? तो महाबलीपुरम के रथ मंदिर को यूनेस्को ने 1984 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया था। महाबलीपुरम के रथ मंदिर व गंगा अवतरण के मूर्ति शिल्प के निर्माण में किस पत्थर का प्रयोग किया गया है? जब पत्थर की बात करें तो महाबलीपुरम में जो भी मूर्ति शिल्प हमें देखने को मिलते हैं वो सब ग्रेनाइट पत्थर से बने हुए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रेनाइट पत्थर। सप्त पैगोड़ा किसे कहा जाता है? तो महाबलीपुरम के जो रथ मंदिर हैं उन्हें सप्त पैगोड़ा भी कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा महाबलीपुरम के रथ मंदिर। ब्लैक पैगोड़ा किसे कहा जाता है? ब्लैक पैगोड़ा कोणार्क के सूर्य मंदिर को कहा जाता है, पिछले वीडियो में भी हमने देखा था। महाभारत के आख्यान कहाँ पर तराश कर बनाए गए? ये टेक्निकली क्वेश्चन है, लॉजिकली क्वेश्चन है,
ऐसे जल्दी आपको बुक में नहीं मिलेगा। ये प्रश्न पूछा गया था प्रीवियस ईयर में कि महाभारत के आख्यान कहाँ पर तराश कर बनाए गए। तो अब महाभारत हमें अर्जुन कृष्ण याद आने लगते हैं, लेकिन ध्यान रखो जो महाबलीपुरम के रथ मंदिर हैं वो पांडवों से ही तो संबंधित हैं। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी, उन्हीं सब के तो मंदिर हैं, तो महाभारत से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा महाबलीपुरम में महाभारत के आख्यान तराश कर बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तो सबसे बड़ा मंदिर की जब बात आएगी तो हम इसमें देखेंगे युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर का रथ सबसे बड़ा है। तो धर्मराज युधिष्ठिर का रथ जो है वो, इसे धर्मराज मंदिर भी कहा जाता है या युधिष्ठिर का रथ मंदिर भी कहा जाता है, ये सबसे बड़ा है। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों में किसकी योजना एडप्सिल यानी गज पृष्ठाकार है? गज पृष्ठाकार मतलब जैसे हाथी की पीठ होती है ना, उस तरीके से। तो इसमें हम देखेंगे नकुल सहदेव मंदिर जो है इसकी योजना गज पृष्ठाकार है। गंगा अवतरण मूर्ति शिल्प को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा अवतरण के मूर्ति शिल्प को डिसेंट ऑफ गंगाज, भागीरथी की तपस्या, अर्जुन की तपस्या, ये सभी के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। गंगा अवतरण की क्या क्या नाम हो गए? अर्जुन की तपस्या भी कहते हैं, भागीरथी की तपस्या भी कहते हैं और डिसेंट ऑफ गंगाज भी कहते हैं। महाबलीपुरम में मूर्ति शिल्प डिसेंट ऑफ गंगाज का आकार है, यानी गंगा अवतरण जो मूर्ति शिल्प बना है उसका आकार क्या है? तो इसका जो आकार है वो 58/43 फीट है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी 58/43। सित्तरवासन गुफा का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो सित्तरवासन गुफा का जो निर्माण है वो हम देखेंगे तो सित्तरवासन पल्लवों के द्वारा बनाई गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा पल्लव। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर है उसे राजराजेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि बृहदेश्वर मंदिर को राजराज चोल द्वारा बनाया गया था और राजराज चोल जो थे उन्होंने राजराजेश्वर की पदवी धारण की थी, इसीलिए उनके नाम पर इस मंदिर का नाम राजराजेश्वर भी रखा गया है। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर में कितने मंजिले बनाए गए हैं? तो तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर कुल मिलाकर के 13 मंजिले हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 13। चोल शासक किस देवता के उपासक थे? चोल शासक शिव जी के उपासक थे। चोलकालीन नटराज शिव की प्रतिमा किस मुद्रा में बनाई गई है? तो चोलकालीन नटराज की जो प्रतिमा है वो अतिभंग मुद्रा में है। ज्यादातर मूर्तियां त्रिभंग मुद्राएं में हैं, लेकिन नटराज की मूर्ति की जब भी बात आए तो वह अतिभंग मुद्रा में है। और अतिभंग मुद्रा में रेयर मूर्तियां हैं जिसमें नटराज की मूर्ति आती है, इसीलिए ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। इसके अलावा और कोई पूछ ले कि सिंधु घाटी में जो नर्तकी की मूर्ति मिली है उसकी मुद्रा क्या है, पद्मपाणि बोधिसत्व की मुद्रा क्या है, कृष्ण भगवान की मुद्रा क्या रहती है, तो सब त्रिभंग लगाना है। लेकिन जहाँ नटराज शिव की बात आए वहाँ हम अतिभंग लगाएंगे। चोलकालीन नटराज शिव की प्रतिमा किस माध्यम में बनाई गई है? तो चोलकालीन नटराज शिव की प्रतिमा जो है वो कांस्य माध्यम में बनाई गई है। नटराज शिव की मूर्ति को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो नृत्यरस शिवा, कॉस्मिक ऑफ शिवा, ये दोनों जो है नृत्यरस शिवा और कॉस्मिक ऑफ शिवा के नाम से भी नटराज शिव की मूर्ति को जाना जाता है। नटराज शिव की नेक्स्ट क्वेश्चन, नटराज शिव की मूर्ति में शिव कौन सा वाद्य यंत्र बजा रहे हैं? तो नटराज शिव की जो मूर्ति है तो उसमें एक हाथ अभय मुद्रा में है, एक हाथ गजहस्त या डोलाहस्त मुद्रा में है, एक हाथ में अग्नि लिए हैं, एक हाथ में डमरू। तो यहाँ पर राइट आंसर है डमरू बजा रहे हैं। राइट आंसर हो जाएगा डमरू। चोलकालीन उमा का माध्यम क्या है? तो चोल काल में जो उमा देवी की मूर्ति मिली है उसका जो माध्यम है वो है कांसा। तो राइट आंसर हो जाएगा कांस्य। नटराज शिव की मूर्ति का समय काल है। नटराज शिव की जो मूर्ति बनाई गई है वो 12वीं शताब्दी में बनाई गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा नटराज शिव की मूर्ति का समय काल 12वीं शताब्दी है। चोलकालीन कालियामर्दन मूर्ति शिल्प में कालिया नाग को किस मुद्रा में दिखाया गया? तो जो कालियामर्दन की मूर्ति शिल्प है जिसमें कालिया नाग के ऊपर कृष्ण भगवान चढ़े हुए हैं, डांस कर रहे हैं, तो उसमें हम देखेंगे जो नाग देवता है वो ऐसे दोनों हाथ जोड़े हुए हैं। तो दोनों हाथ जो जोड़ा जाता है उसे अंजलि मुद्रा कहते हैं। तो राइट आंसर है कि जो कालिया नाग है वो अंजलि मुद्रा में है। तो राइट आंसर हो जाएगा अंजलि मुद्रा। चोलकालीन नटराज, उमा देवी व कालियामर्दन नामक मूर्ति शिल्प कहाँ संग्रहित है? तो चोलकालीन नटराज, उमा देवी व कालियामर्दन नामक मूर्ति शिल्प ये सब हमें राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में देखने को मिलते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली।
चोल वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो चोल वंश का संस्थापक सिंह विष्णु पल्लव वंश के थे। चोल वंश के जो संस्थापक है वो विजयालय चोल माने जाते हैं। तो चोल वंश के संस्थापक विजयालय चोल हैं। बाएं हाथ को गजहस्त या डोलाहस्त मुद्रा में किस मूर्ति शिल्प में देखने को मिलती है? यानी बायां हाथ गजहस्त और डोलाहस्त मुद्रा में किस मूर्ति में देखने को मिलता है? तो नटराज शिव की जो मूर्ति है तो वो गजहस्त या डोलाहस्त मुद्रा में है। चोलकालीन उमा देवी की मूर्ति की मुद्रा है। तो चोलकालीन उमा देवी की जो मूर्ति की मुद्रा है वो त्रिभंग होगी। तो राइट आंसर त्रिभंग होगा, क्योंकि मैंने बता दिया ना, नटराज शिव की छोड़ करके ज़्यादातर मूर्तियाँ, अधिकांश मूर्तियाँ जो हैं वो सब त्रिभंग मुद्रा में ही हैं। किस मंदिर के प्रांगण में ग्रेनाइट पत्थर से बनी एकाश्मक नंदी की विशालकाय प्रतिमा विद्यमान है? तो वैसे तो नंदी की प्रतिमा 2-3 जगह विद्यमान है, लेकिन यहाँ ऑप्शन के हिसाब से जो प्रश्न बना है वहाँ पर हम लगाएंगे कि तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर में ग्रेनाइट पत्थर की बनी एकाश्मक नंदी की मूर्ति तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर में रखी हुई है। तो इस प्रकार हमारे 50 क्वेश्चन की सीरीज समाप्त हुई। तो उम्मीद करते हैं आपसे क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से बन रहे होंगे, और अगर नहीं बन रहे हैं, कुछ क्वेश्चन गलत हुए हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है। सबसे पहले नहीं ही बनता था, बाद में जब सीखते गए तो बनने लगा। तो अगर आपसे 50 में से 40 या 45 बन गए हैं, 5 नहीं बन रहे हैं, तो तुरंत 5 नोट करो, तुरंत रट मारो, खत्म कहानी। तो यहीं पर हमारा वीडियो खत्म होता है। मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।